हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं गास का प्रमेय। ठीक है, तो गास का प्रमेय क्या है, इसका डिफिनीशन देखेंगे, इसका जो सूत्र होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम जो गास का प्रमेय का जो सूत्र होता है उसे हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले गास का प्रमेय। ठीक है, गास का प्रमेय। ठीक है, देखिए तो गास का प्रमेय है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गास का प्रमेय है क्या। ठीक है, तो इसे हम एक फिगर के माध्यम से इसका डिफिनीशन को याद करेंगे। ठीक है, समझेंगे, उसके बाद डिफिनीशन लिखवाया जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला जो सूत्र होता है उसको लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए सबसे पहली बात तो एक बात याद रखेंगे कि गास का जो प्रमेय है, यह नोट में एक बात याद रखेंगे, गास का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय क्या है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, खुले पृष्ठ के लिए गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये एक बंद पृष्ठ है जो क्या है S1, एक बंद पृष्ठ है S। ठीक है, इसका नाम है S, ये बंद पृष्ठ का। ठीक है, और इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, एक बंद पृष्ठ है और उस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो हम इससे क्या हो रही है, इससे जो फ्लक्सों की संख्या निकल रही है। ठीक है, इससे क्या हो रही है, फ्लक्सों की संख्या निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल रही है। ठीक है, ये क्या है, बंद पृष्ठ है, याद रखेंगे बंद पृष्ठ है। ये क्या है, फ्लक्सों की संख्या है। ठीक है, ये क्या है, आवेश है। ठीक है, तो यहीं से हम इसका डिफिनेशन करेंगे। ठीक है, डिफिनेशन इसका क्या होता है, इसका सूत्र याद रखेंगे, फ्लक्सों की संख्या का गॉस का प्रमेय का सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही इसका गॉस का प्रमेय का सूत्र होता है। तो देखिए ये क्या है, फाई ई इक्वल टू क्या है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से हम गॉस का प्रमेय का, यहीं से हम इसका डिफिनेशन करेंगे। क्या कहेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, क्योंकि ये जितनी भी फ्लक्स इसमें से निकल रही हैं, ठीक है, वो सभी, तो इसलिए कहा जा रहा है कुल, मतलब सभी फ्लक्सों की जो संख्या होती है उस, ठीक है, तो यहीं से कहेंगे किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, उसमें उपस्थित, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो हम एक बार और बता रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, तो यही इसका जैसे मतलब कहा जा रहा है कि किसी पृष्ठ पर, किसी बंद पृष्ठ पर निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, तो फ्लक्सों की संख्या को फाई से प्रदर्शित करते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, तो फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित, उसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो गुना का मतलब 1/एप्सिलॉन गुना का मतलब हो गया कि इसमें गुणा कराएगा। ठीक है, 1/एप्सिलॉन इसमें क्या होगा, क्यू में गुणा कराएगा। ये फाई इक्वल टू क्या हो गया, 1 में क्यू का गुणा हो गया तो क्यू हो गया, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यही तो फॉर्मूला है गॉस का प्रमेय का। ठीक है, फाई इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यही तो गॉस का प्रमेय का सूत्र है। ठीक है, तो आपको यहाँ से गॉस का प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं और बता रहा हूँ इसका डिफिनीशन, क्योंकि आपको समझना है। ठीक है, समझेंगे तो आपको अच्छे से कभी भी याद रहेगा, और इसीलिए फिगर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, एक एक पॉइंट आपको लिखा जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, देखिए हमेशा याद रखना है इसलिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। समझ में आया। ठीक है, यहां से भी आप कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, फाई क्या है, फ्लक्सों की संख्या है।
ठीक है, फाई ई होता है ना, फ्लक्सों की संख्या है, ठीक है, सॉरी ई होता है, ठीक है, ठीक है। तो फाई ई क्या है, फ्लक्सों की संख्या है। तो हम क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया। चलिए मैं इसको डिफिनीशन को लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसको सूत्र को लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसको सूत्र को प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सॉरी गिर गया, परिभाषा, ठीक है। गॉस का प्रमेय अगर कोई पूछ दे तो हम क्या परिभाषा में कहेंगे, गॉस का प्रमेय क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है। परंतु इस बात को याद रखेंगे कि जो गॉस का प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। देखा हमने बंद पृष्ठ बनाया था ना, ठीक है। तो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या कहेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है। तो यही आपका हो गया परिभाषा। क्या कहा जा रहा है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, उस फ्लक्सों की संख्या उसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है। तो यही अब फॉर्मूला क्या है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0, ठीक है। तो ये आपका हो गया गॉस का प्रमेय का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है एक बार और मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको, मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, कभी भी आप भूले नहीं, ठीक है। इसलिए बार बार मैं आपको बताता हूँ, यही वीडियो में नहीं हर वीडियो में बताता हूँ, और डिफिनीशन हर बार डिफिनीशन आपको अच्छे से समझा कर ही बताता हूँ, ठीक है। फिगर के माध्यम से समझाऊँ या फॉर्मूले के माध्यम से, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो हमारे चैनल से तो जुड़ जाइए, ठीक है, वो अलग बात है, परंतु एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। आपको याद भी हो गया होगा, तो एक बार आप खुद ही स्वयं अपने आप ही वीडियो को पॉज करके आप पढ़िए, ठीक है। तो आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। यही तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे गॉस के प्रमेय का जो सिद्ध करेंगे, सिद्ध, ठीक है। तो इस सूत्र को हम सिद्ध करेंगे कि हाँ भाई ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये हम एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये गोला, एक तरफ से गोला बनाना है ना, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं, ठीक है। एक गोला है, ठीक है। और इस गोला एस गोला है, ठीक है, एक मन बंद पृष्ठ है एस, और इस पर +q आवेश उपस्थित है। इतना बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा 2-3 फॉर्मूले आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ लिए होंगे, अगर अच्छे से पीछे से पढ़ाई करते आ रहे होंगे तो आप जानते ही होंगे इन फॉर्मूले को। पहली बात कि जो होता है फाई ई इक्वल टू ई ds cos थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा होता है डी ओमेगा, जो घन कोण होता है, इसका फॉर्मूला होता है ds cos थीटा बाई r², ठीक है। और तीसरा एक और याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है 1/ε0 Q/r², ठीक है।
तो ये तीनों फार्मूला को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों फार्मूला पहले होता है फ्लक्सों की संख्या, फाई इक्वल टू क्या होता है ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये फ्लक्सों की संख्या गॉस के प्रमेय के अनुसार है, ठीक है। ये फ्लक्सों की संख्या का सूत्र होता है ई डी एस कॉस थीटा। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी एस क्या है, एक बड़ा सा पृष्ठ का छोटा सा भाग है डी एस, ठीक है। तो ये डी एस पृष्ठ है, मतलब एक बड़ा सा पृष्ठ है, उसका छोटा सा अगर भाग ले लिया जाए तो उसे हम डी एस, ठीक है, उसी को डी एस कहते हैं, मतलब अल्पांश पृष्ठ है, ठीक है। ये कॉस थीटा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, डी ओमेगा है, मतलब घन कोण, ठीक है। इसका मतलब डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे तो समझाया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझा दिए गए हैं, एक एक आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसको फ्लक्सों की फ्लक्स आप डालेंगे विद्युत फ्लक्स तो ये मिल जाएगा आपको वीडियो, घन कोण डालेंगे और हमारे चैनल का नाम लिखेंगे तो ये भी मिल जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र डालकर हमारे चैनल का नाम लिखेंगे तो ये तीनों का वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद होना चाहिए। और एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर d जो डी ओमेगा है, ये डी ओमेगा है, इसका अगर हम समाकलन कर दें, ठीक है। समाकलन तो आप पढ़े ही होंगे, क्लास 12 के अगर स्टूडेंट होंगे मैथ्स तो आप जानते होंगे। अगर हम समाकलन कर देते हैं डी ओमेगा का तो इसका मान होता है 4 पाई, ठीक है। अगर समाकलन कर दिया जाए डी ओमेगा का, मतलब घन कोण, इसका समाकलन कर दिया जाए तो 4 पाई आता है। तो इस फॉर्मूले को इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नहीं पता हो तो आपको याद कर लेना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो अच्छा यही रहेगा कि मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस फॉर्मूले को प्रूफ किया जाएगा, क्योंकि जगह कम बच जाएगा तो वो उचित नहीं होगा, ठीक है। जगह जितना अच्छा रहे उतना ही उचित है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, उसके बाद पुनः आपको लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अच्छे से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से, आपको हमेशा जीवन भर आपको याद रहेगा। बस आप 10 या 15 दिन बाद एक एक बार आपको, पहले तो शुरुआती में 1-2 बार लगातार देखना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद आपको एक एक बार जरूर देख लेना है, आपको हमेशा याद रहेगा, बस समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक हमने पृष्ठ ले लिया, ठीक है। ये एस पृष्ठ है, इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, समझिएगा। ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ एस है, इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ये हमने इसका, इस पृष्ठ का एक केंद्र है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या, ठीक है, केंद्र से इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है आर, ठीक है। इसकी त्रिज्या है आर, ठीक है। और हम इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ से हमने एक छोटा अल्पांश पृष्ठ ले लिया, जिसे हम डीएस पृष्ठ कहते हैं। अल्पांश पृष्ठ ले लिया, मतलब इस बड़े से पृष्ठ का हमने एक छोटा सा भाग लिया है इतना, उसे हम डीएस कहते हैं। जिसके आगे डी लग गया, मतलब उसका छोटा सा भाग, मतलब एस का छोटा सा भाग लिया गया है डीएस, ठीक है। और ये क्या है, ये टोटल ये जो भाग है इसे हम घन कोण कहते हैं, डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ा दिए गए हैं, बस आपको बस समझना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये सब बताया गया है तो उसमें बाकायदे आपको अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ पे टोटल तो नहीं बता सकता है, फिर भी मैं जितना हो सके उतना बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बिंदु लेते हैं P, ठीक है। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, और ये इस पर लंब है, ठीक है। इस बिंदु P पर ये एक लंब है, और इन दोनों के बीच, मतलब विद्युत क्षेत्र E और L के बीच जो कोण बनता है वो थीटा, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे कि डीएस पृष्ठ पर कुल फ्लक्सों की संख्या, मतलब इस छोटे से पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या कितनी है, ठीक है। ये हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे कि फ्लक्सों की संख्या कितनी है। उसके बाद ही हमको ये सूत्र, जो इसको हमें प्रूफ करना है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस पृष्ठ पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक एक कंडीशन को याद रखेंगे, ठीक है। हमको सबसे पहले निकालेंगे कि एस पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। S1 पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का हम फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं,
तो इसको आपको समीकरण फर्स्ट बना लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने बताया था E = 1/4πε0 Q1 बटे R स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद हम उसके बाद हम छोटे ये बिंदु P है, ds पृष्ठ है, इस पे हम निकालेंगे फ्लक्सों की संख्या। तो अब दूसरा हम देखेंगे कि ds पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब ds मतलब छोटे पृष्ठ के निकाल रहे हैं तो हम लिख देंगे d फाई ई, ठीक है, d फाई ई लिखेंगे क्योंकि फाई ई का मतलब होता है फ्लक्सों की संख्या और d लगा दिए, इसका मतलब छोटे के लिए निकाल रहे हैं। तो छोटे के लिए d फाई, और d फाई इक्वल टू क्या होता है, d फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा, ठीक है। ई डी एस कॉस थीटा ये सूत्र होता है क्योंकि हमने बताया एफ आई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है, मतलब विद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो ये ई हम देख रहे हैं यहाँ पे ई का मान इतना दिया गया है, तो हम इसका मान यहाँ पे रख देंगे, तो निकल जाएगा फाई डी फाई ई इक्वल टू, हम लिख देंगे इसका मान तो 1/4πε0 Q1 बटे R स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये ds cos थीटा है तो हमने लिख दिया ds cos थीटा, ठीक है, ds cos थीटा, ठीक है। उसके बाद ये Q इधर ऊपर है, ये सब ऊपर है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, और इसके भी नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। इन दोनों के नीचे 1 है तो हम जानते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब ऊपर में गुणा है तो ये Q इसमें गुणा करा लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, d फाई इक्वल टू, ये इसमें गुणा करा लिया तो Q/4πε0, ठीक है। और उसके बाद ये ds है, ds cos थीटा, ये यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ds cos थीटा बाई R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आप पढ़ेंगे अच्छे से, अगर मैथ आपको स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का बेसिक ये मैथ है, ठीक है। बस इधर किया गया, इसको इधर कर दिया गया है Q का, क्योंकि गुणा है तो इधर कर सकते हैं, और ds cos थीटा इसके ऊपर आ गया है, गुणा होकर 1 यहाँ पे बचा है, तो ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको हम ये हो गया आपका ds पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे, अब तो ds के लिए निकालिए, अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। तो इस सूत्र को हम मिटा दे रहे हैं। देखिए ये सूत्र का भी हमें काम पड़ेगा, ठीक है, मैं आगे इसको बात करूंगा, ठीक है, आगे इसका बात किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठों के लिए, अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, लिखिए संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स, ठीक है, कुल फ्लक्सों की संख्या भी लिख सकते हैं, संख्या, ठीक है। तो फाई इक्वल टू फाई ई, ठीक है, क्योंकि हम संपूर्ण के लिए निकल रहे हैं ना, ये तो छोटा के लिए निकाला गया था तो डी लगाया गया था, ये पूरे के लिए निकल रहे हैं तो हम डी सीधा फाई ई लिख दिए, ठीक है। अब फाई ई इक्वल टू क्या होता है, देखिए अगर हम संपूर्ण के लिए निकल रहे हैं ना, तो छोटा का अगर समाकलन कर दिया जाए, मतलब डी फाई का अगर हम समाकलन कर देते हैं, ठीक है, अगर डी फाई ई, ठीक है, डी फाई ई मतलब अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं तो संपूर्ण जो आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वही होगा क्या, संपूर्ण पृष्ठों के लिए क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वही, ठीक है। तो हम इसका समाकलन कर देते हैं, और समाकलन तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, समाकलन तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। समाकलन कैसे करते हैं, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, बस यहाँ पे देखते रहिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम डी फाई का मान रखते हैं, तो डी फाई का मान यहाँ से हम रखेंगे, ठीक है, यहाँ से हम डी फाई का मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक और बात आप याद रखेंगे, ठीक है, ये हमने अभी सूत्र देखा था डी ओमेगा इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अभी हमने देखा था डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला अभी देखा था, डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हमने बताया था। तो देखिए डी एस
कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम डी ओमेगा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको हम आगे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि डी फाई, ठीक है, नीचे तो जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी फाई ई इक्वल टू लिख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनका मान हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम Q कर लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या है, डी ओमेगा है। मतलब डी फाई ई इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अब हम ये मान यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि इसका मान क्या है, ये है, तो हम इसका मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम मान रखते हैं, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा, ठीक है। ये इसका समाकलन हो रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब समाकलन होता है तो जो कांस्टेंट होता है, जो नियतांक होता है, जो नियत होता है, जो इसका मान कभी नहीं बदल सकता, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से बाहर निकल गए, डी फाई इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है, तो ये निकल गया यहाँ पे, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और उसके बाद डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट था वो निकल गया, नियत था वो निकल गया, ठीक है। अब हम इसका, ठीक है, ये फाई ई इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने अभी बताया था आपको पहले सूत्र में, अभी हमने इधर बताया था कि अगर छोटे के लिए, यहाँ पे बस नोट में आप याद रखेंगे, अगर डी ओमेगा का समाकलन किया जाए तो ये मान होता है, ये वैज्ञानिकों ने मान दिया 4 पाई का, ठीक है, वैज्ञानिकों ने मान क्या दिया, 4 पाई। तो अगर हम इसका समाकलन हो रहा है तो इसके जगह पर हम 4 पाई लिख सकते हैं कि नहीं, इतना के जगह पर हम 4 पाई लिख सकते हैं, तो 4 पाई लिख दिया, ठीक है, 4 पाई लिख दिया। अब इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, अब 4 पाई लिख दिया। अब ये बताइए, यहाँ पर भी 4 पाई है, यहाँ पर भी 4 पाई है, तो ये भाग में है, ये गुणा में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फाई ई इक्वल टू क्या बच गया, ऊपर Q है तो Q, और नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट लिखा गया, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। यही तो फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, यही है फाई इक्वल टू क्या, फाई ई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, यही तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप ले लिया होगा अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से आपको एक एक बात आपको बताया गया है, और कैसे ऐसे बताया गया है कि आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो। फार्मूला आपको पहले ही बता दिया गया है कि देखिए इतने फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें पता नहीं होगा ये फार्मूला, बहुत से होंगे जिन्हें पता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। हाँ, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो आप इसको हमेशा तैयार करके ही जाएंगे, ठीक है। तो आगे गॉस के 3 अनुप्रयोग होते हैं, याद रखेंगे, इसका गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग 3 होते हैं, ठीक है। तो आप जानते ही होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गॉस का प्रमेय, जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय का, ठीक है, पहले हम लिख देंगे ऐसे, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। लिखा होगा कि गॉस के प्रमेय का प्रथम अनुप्रयोग, ठीक है, प्रथम अनुप्रयोग लिखा गया क्या होगा, ये फर्स्ट अनुप्रयोग लिख दिया होगा हिंदी में, उसके बाद लिंक दे दिया होगा, उसके बाद सेकेंड अनुप्रयोग लिखा गया होगा, उसके बाद थर्ड अनुप्रयोग, ठीक है, या 1 2 3 अनुप्रयोग ऐसे लिखा होगा, और सबके एक लिंक दिया होगा। तो वहाँ से आप जाकर एक वीडियो आपको जाकर देख सकते हैं और अच्छे से अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इससे आपको ही फायदा होगा, ठीक है। और आपको प्लेलिस्ट, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जो बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना क्लास 12th का नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।